स्वागत दोस्तों, आगे चलने से दिखा के सामने मौजूद चैनल के सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक दो नहीं बल्कि पूरे देश के हर जिलों के अंदर अपने लोगों को मैदान में उतारकर करने जा रही है 28 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताएंगे कहां पर किस किस व्यक्ति को मैदान में उतारा गया है दोस्तों, कौन से मुद्दे को लेकर आम जनता तक मैसेज पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर बड़े दिनों के बाद प्रियंका गांधी ने किया है एक बड़ा बयान दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। राहुल गांधी भी इस पूरे मामले को लेकर नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में महुआ मोइत्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी गठबंधन बनने को लेकर स्पष्ट बात रखी गई है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं गांव के कोने कोने। बताएंगे ऐसी क्या बड़ी तैयारी चल रही है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आजकल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फायर मोड में चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज 25 जून को कांग्रेस पार्टी देश भर के हर कोने के अंदर अपने नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैदान में उतार रही है दोस्तों। हर राज्य में वैसे इलाके जहां पर बड़ी संख्या में छात्र तैयारी कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे देश भर के अंदर किया जाएगा दोस्तों। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 28 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर सतेज पाटिल जिम्मेदारी संभालेंगे, बेंगलुरु के अंदर सांसद वर्षा गायकवाड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, और भोपाल में इमरान मसूद मौजूद रहेंगे, भुवनेश्वर में पवन खेड़ा और बिलासपुर के अंदर जयवर्धन सिंह मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, और चंडीगढ़ के अंदर राजीव शुक्ला और चेन्नई के अंदर प्रियांक खड़गे, देहरादून के अंदर रंजीत रंजन और दिल्ली के अंदर गौरव गोगोई और गुवाहाटी में शिल्पी नेहा टिर्के जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ग्वालियर में मौजूद रहेंगे पप्पू यादव दोस्तों, जिनको लेकर चर्चा चलती रहती है कि वो कांग्रेस का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देकर ग्वालियर भेज रही है। तो जिन लोगों को कोई शक है दोस्तों, उनकी शंकाएं दूर हो जानी चाहिए। हैदराबाद में विक्रांत भूरिया मौजूद रहेंगे, इंदौर के अंदर अभिषेक दत्त मौजूद रहेंगे, जयपुर के अंदर अशोक तंवर को भेजा जा रहा है, ये भी युवा नेता है, हरियाणा के नेता है दोस्तों, राहुल गांधी के करीबी है, इनको भी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ ही कोलकाता में सुप्रिया शिनेट मौजूद रहेंगी, कोटा में जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात के विधायक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे दोस्तों, नागपुर के अंदर जीतू पटवारी और पटना में अनुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद पुणे की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दी गई है, पूर्णिया में नदीम जावेद मौजूद रहेंगे, रांची में इमरान प्रतापगढ़ी को जिम्मेदारी दी गई है, रोहतक में कुलदीप इंदौरा मौजूद रहेंगे, सीकर के अंदर बीवी श्रीनिवास को मैदान में उतारा जा रहा है, श्रीनगर के अंदर उदय भानुचिव और तिरुवनंतपुरम के अंदर कन्नन गोपीनाथन को, और विजयवाड़ा में रागिनी नायक को, इलाहाबाद के अंदर उमंग सिंगार को, और मेरठ में राहुल कसावा को मैदान में उतारा जा रहा है, जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से दोस्तों। तो इस सारी लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये राहुल गांधी के युवा नेता है दोस्तों, यानी राहुल गांधी जिनको आगे कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, यानी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जिन नेताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाया दोस्तों, उनके बाद जो अब नया नेतृत्व आया है उसको राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति आपको 50 साल से ऊपर का नहीं मिलेगा, 50 साल से बल्कि 40-30 साल की उम्र वाले ज्यादातर लोगों को मौका दिया जा रहा है। और इसमें कोई आईएएस अधिकारी, कोई सांसद है, कोई अपने क्षेत्र का दमदार नेता है, चाहे सांसद राहुल कासवा हो या फिर पप्पू यादव हो, दोनों अपने अपने क्षेत्र के दमदार नेता है दोस्तों। ऐसे ही प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी तरीके से उन लोगों की लिस्ट है दोस्तों, जिन पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जिनको कांग्रेस पार्टी को अगले 30-40 साल तक चलाना है, उनके नाम है दोस्तों। आप लोग अगर मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब राहुल गांधी के शेरों का टाइम आ चुका है और छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से इन सारे नेताओं को मैदान में उतारकर मैसेज क्लियर दे रहे हैं कि छात्रों के प्रति कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संवेदनशील है और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मामले पर जोड़ा जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर बंधुआ मजदूरी का ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया कि इस पर प्रियंका गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी सभ्य समाज में ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया और उनको मेहनताना देने की जगह भयानक यातनाएं दी गई, और सूखी रोटी और मवेशियों को जो चारा खिलाया जाता है वो खिलाया गया, धारदार हथियार और कोड़ों का इस्तेमाल करके मारा पीटा गया, कुत्तों से कटवाया जाता था। ये सिर्फ कुछ व्यक्ति की क्रूरता नहीं बल्कि मानवीय गरिमा पर, हमारे संविधान पर हमला है। प्रियंका गांधी आगे कहती है कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि ये अपने आप में एक नजीर बनकर उभरे। राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की फेल हो रही अर्थव्यवस्था को इसे जोड़कर बताया कि देश के अंदर दयनीय अर्थव्यवस्था का ही ये नतीजा है कि इस तरीके की प्रताड़ना और गुलामी के मामले सामने आ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं के नाम अगर आप गिनने के लिए बोलेंगे, यानी टीएमसी के जो असली नेता है, तो उसमें केवल 5 नेता आपको नजर आएंगे। एक तो अभिषेक बनर्जी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरे कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा और महुआ मोइत्रा है दोस्तों। ऐसे में महुआ मोइत्रा
17 जो टॉप 5 अब नेता जो बचे हुए हैं टीएमसी में, उनका पार्ट है दोस्तों। उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से तय है। उन्होंने कहा कि जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 200% तय है कि होगा ही चाहे कोई भी चुनाव हो, वैसे ही कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का गठबंधन 200% तय है कि यह गठबंधन बनेगा ही बनेगा। यानी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 2029 के अंदर बनने जा रहा है, डंके की चोट पर बनने जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रही है दोस्तों। पार्टी ने अभनपुर में चल रहे कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का 5वां दिन था और इस दिन एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर कौन सी रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रविवार को पहुंचे थे इसी प्रशिक्षण शिविर के अंदर छत्तीसगढ़ में, और जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्षों से कहा था कि आप लोगों को जमीनी अनुभव होना चाहिए। संगठनात्मक मजबूती के लिए जरूरी है कि जमीनी अनुभव हमारे जो जिला के अध्यक्ष है उनको होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिविर में पहुंचने के साथ ही एक बड़ा ऐलान किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जितने जिला के अध्यक्ष हैं उन सबको यह सुनिश्चित करना है कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर गांव का दौरा करें, और इसके लिए एक तरीका भी बताया गया, यानी ट्रेनिंग का एक तरीका ढूंढा गया और 8 गांव ऐसे तय किए गए जहां पर इन सारे जिला अध्यक्षों को भेजने का प्रयास किया गया दोस्तों। और इन सब लोगों को 8 गाँव की लिस्ट दी गई है, जिसमें नवापारा, थानोद और कचना के साथ साथ खपड़ी नाम के गाँव है। और इन सारे गाँव के अंदर ग्रामीणों से मुलाकात करने, मनरेगा, रोजगार और नशे की समस्या समेत कृषि और स्थानीय मुद्दों की जानकारी जुटाने के लिए जिला अध्यक्षों को भेजने का फैसला लिया गया है। और शिविर के अंदर ये सारे जिला अध्यक्ष आम जनता से और खासकर जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं दोस्तों, उनसे बातचीत करके उनके असली मुद्दों को लेकर आएंगे। और इसके बाद शिविर के अंदर चर्चा होगी, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर यह चर्चा की जाएगी, यानी आम जनता से जुड़े हुए चर्चाएं शिविर के अंदर होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन लोगों को अलग अलग गाँव में भेजने का फैसला लिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो एसी रूम में बैठकर केवल आम जनता के इधर उधर के मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बल्कि आम जनता से पूछ कर आएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद बैठक होगी और इस बैठक में शिविर के अंदर तय किया जाएगा कि आम जनता के क्या क्या मुद्दे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बेंगलुरु वेस्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर बीजेपी के सांसद रमेश जिगाजिनागी के कथित ऑडियो क्लिप की जांच की मांग की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये कह रहे हैं सांसद कि उनका वीडियो नहीं है और वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये एआई है, गलत तरीके से वीडियो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो जांच पड़ताल कराएंगे, क्योंकि बीजेपी के सांसद रमेश ने विवादित बयान दिया था। आरएसएस के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर कहा था कि एक दलित व्यक्ति को आरएसएस से जुड़े इस मामले पर चिंता करने की क्या जरूरत है, आरएसएस पर टिप्पणी करने की, आरएसएस से जुड़े मामले को लेकर बयान देने की क्या जरूरत है। यानी दलित समाज से आने वाले प्रियांक खड़गे को लेकर हीन भावना के तहत यह बयान दिया गया दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया है, यानी ऑडियो वीडियो क्लिप जो सही साबित होगा दोस्तों, क्योंकि ये लगभग तय दिखाई दे रहा है कि वीडियो क्लिप सही है, लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये फर्जी है। लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो जांच कराएंगे और जैसे ही जांच में ये सही पाया गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मंगवाया जाएगा दोस्तों। दलित विरोधी होने वाले बीजेपी के सांसद को पूरे प्रदेश भर के अंदर एक्सपोज किया जाएगा कि एक गृह मंत्री जो दलित समाज से आते हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस से सवाल पूछ लिया, तो बीजेपी का सांसद कथित तौर पर ऐसा कैसे कह सकता है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को आरएसएस से जुड़े मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये साफ तौर पर जातिवादी मानसिकता को यानी मनुवादी मानसिकता को दिखाता है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सही फैसला लिया जा रहा है ऑडियो क्लिप की जांच कराने के लिए तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ पंजाब में कांग्रेस में अंतर कलह है दोस्तों, गुटबाजी है, लेकिन पार्टी ने सबको एकजुट करने का फैसला लिया। राहुल गांधी के घर पर पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक होती है। पिछले कुछ समय से पंजाब कांग्रेस का ये नैरेटिव मीडिया में बना हुआ था कि पार्टी काफी गुटबाजी से परेशान चल रही है, लेकिन 10 जनपथ रोड यानी सोनिया गांधी जी के आवास पर इन सारे नेताओं की बैठक बुलाई गई, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और तकरीबन 2-3 दिनों तक अलग अलग जगह पर बैठकें हुई दोस्तों। इसके बाद इन सारे नेताओं को समझा दिया गया कि 5 कांग्रेस पार्टी के नेता है और पांचों के पांचों ये सुनिश्चित करे कि सब एक साथ इकट्ठा रहे और आम आदमी पार्टी सरकार को एक्सपोज करे, आपस में लड़ाई करने की जगह आम जनता को एक विकल्प पेश करे। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष समेत सारे वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, जहां पर राजा वड़िंग मौजूद थे, उनके बगल में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप बाजवा भी मौजूद थे। तो सारे नेताओं ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भगवंत मान पर निशाना साधा दोस्तों। और भगवंत मान पर निशाना साधते हुए जो बातें बोली गई उसे स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का ग्रुप एकजुट है और सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरीके से गुटबाजी पार्टी के अंदर दिखाई ना दे। सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ में बीजेपी और उसके
लोगों को एक्सपोज करे, यानी अकाली दल को भी एक्सपोज करे, और आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है जिसकी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है दोस्तों, इन लोगों के बीच का जो संघर्ष है वो इस तरीके का ना रहे कि आम आदमी पार्टी ये बोलकर कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है वो एक विकल्प नहीं बन सकते और आम जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दे। तो कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 3 दिन पूर्व बहुउद्देशीय शिविर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जो बड़ी अपडेट है वो ये कि दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष देखने को मिला। कांग्रेसियों ने तो केंद्र व राज्य सरकार का पुतला जला दिया दोस्तों, मगर भाजपा कांग्रेसी विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला जलाने मुख्य चौक पर जब पहुंचे, तभी विधायक मदन प्रदर्शनकारी भाजपाइयों के बीच पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि पुतला क्यों जला रहे हो, मैं खुद यहाँ पर आ गया, मुझे जला दो। भाजपाई एक बार फिर इस बात को लेकर हतप्रभ हो गए दोस्तों, यानी एकदम चौंक गए। हुआ ये कि उत्तराखंड के अंदर ये शिविर चल रहा है दोस्तों, यानी बहुउद्देशीय शिविर चलाया जा रहा है जिसमें बीजेपी सरकार के केंद्र में 12 साल होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जो लोकल विधायक है मदन सिंह बिष्ट, उनका बीजेपी के साथ में जोरदार तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपाइयों के साथ में काफी संघर्ष होता है दोस्तों। इससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में धक्कामुक्की हो गई थी, माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। अब इसके बाद एक नए तरीके से फिर विवाद हुआ है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ एक विधायक है दोस्तों जो जमकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और कांग्रेसी विधायकों ने बता दिया है कि उत्तराखंड के अंदर अब वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी संगठन इतना मजबूत है कांग्रेस पार्टी का कि इस बार गुटबाजी का झंझट ही खत्म है और सब लोग मिलकर डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इसीलिए उत्तराखंड के अंदर बीजेपी वालों के होश उड़े हुए हैं दोस्तों। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार उत्तराखंड के दौरे कर रहा है। साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित बेअदबी के वीडियो मामले को लेकर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रोमणी अकाली दल यानी शीयद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फोरेंसिक रिपोर्ट को अपने पक्ष में करवाने की तैयारी यानी टेलरिंग के विफल प्रयास को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। यानी दावा किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा एक नए तरीके से फोरेंसिक रिपोर्ट डिजाइन करवाई जा रही थी, जहां पर पैसे देकर फोरेंसिक करने वाले लोगों से कहा जा रहा था कि वो ये बोल दे कि ये जो वीडियो जिसे लेकर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और अकाल तख्त के द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट आई और बताया गया कि वो सही वीडियो था जिसमें बेअदबी जैसी हरकतें की जा रही है भगवंत मान के द्वारा। तो भगवंत मान इसे फ्रॉड बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन फ्रॉड बोलने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अकाल तख्त के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इसकी जांच पड़ताल कराई है। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अकाल तख्त और उससे जुड़े हुए लोगों को श्रोमणी अकाली दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताकर निशाना साधा जा रहा है और अब अकाल तख्त पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। तो दावा ये सामने आया है कि वो अपना खुद का यानी आम आदमी पार्टी वाले खुद का फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं और इसके लिए फोरेंसिक करने वाले 2 साइंटिस्टों को पैसा देने की कोशिश की गई, यानी पैसा देकर ये बुलवाने की कोशिश की गई कि फोरेंसिक में ये वीडियो गलत साबित हुआ है दोस्तों। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हरियाणा में गिरफ्तार किया गया। तो अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने हरियाणा की भाजपा सरकार की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने सही एक्शन लिया है, ये पुलिस अधिकारियों का दुरुपयोग करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और अकाली दल के नेता मजीठिया ने कहा कि रिपोर्ट के लिए दिए गए थे 10 लाख रुपए। विक्रम सिंह मजीठिया ने इन दावों के साथ में सबूत की बात कही है और गुरुग्राम के एक होटल में पुलिस अधिकारी और प्रयोगशाला के मालिकों के बीच में सौदेबाजी का दावा किया है। ऐसे में दोस्तों फोरेंसिक रिपोर्ट को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले नेतृत्व के बदलाव को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने नाराजगी जताई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में परिवर्तन के लिए हाईकमान ने 60 से 70 नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनकी राय ली है, मुझे दिल्ली नहीं बुलाया गया। इस बात को लेकर काफी नाराज है मनीष तिवारी दोस्तों। लेकिन मनीष तिवारी के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको चंडीगढ़ से चुनाव लड़वाया और ये जीत भी गए और पार्टी ने इनको जितवाया, पूरी मेहनत की। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भाजपा की तारीफ करते हुए कई बार दिखाई देते हैं दोस्तों, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी और खासकर जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है वो इनसे कन्नी काटती है दोस्तों। और पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए दोस्तों, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति एकदम फेल थी। लेकिन इसके बावजूद मनीष तिवारी 19-20 मार्च को इसी साल बीजेपी सरकार के इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर किए जा रहे काम की तारीफ करते हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बातें बताते हैं, यानी अलग ही तरीके का ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। जबकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका के साथ भारत कैसे डील कर रहा है, खुलेआम अमेरिका भारत को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन मनीष तिवारी से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बताते हैं, यानी भारत रणनीतिक स्वायत्ता वाली नीति अपना रहा है जो दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद बीजेपी की वो तारीफ कर रहे हैं, यानी झूठी तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद चर्चाएं चल रही थी कि मनीष तिवारी पलटी मारेंगे और भाजपा में जाएंगे, इसीलिए मनीष तिवारी को अब राहुल गांधी की कांग्रेस भाव नहीं देती, तो ये चिढ़ गए और कह रहे हैं कि सबको बुलाया गया चंडीगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को, मुझको नहीं बुलाया गया, मैं तो सांसद हूं फिर भी नहीं बुलाया गया। तो अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे नेताओं को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी इनको बुलाए क्यों दोस्तों, ये तो अपने घर पर बैठकर बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं, तो बीजेपी की तारीफ में पूरी किताब लिखते रहे, कांग्रेस पार्टी इनको क्यों डिस्टर्ब करेगी कि आप दिल्ली आ जाइए। इसीलिए
आराम से ये किताब लिखे नरेंद्र मोदी की तारीफ में, मोदी नामा लिखते रहे बैठ के। साथ ही साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती की तरफ से एक पोस्ट किया गया। दोस्तों इस पोस्ट में कुछ किसान हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि वो सरकार को अब अपने तरीके से जवाब देंगे, यानी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो पहले पेट्रोल डीजल 100% मिलता था दोस्तों, यानी पेट्रोल डीजल ओरिजिनल मिलता था, उस ओरिजिनल पेट्रोल डीजल की जगह अब उसमें मिलावट करके बेच रही है, यानी एथेनॉल बेच रही है। 85% तक एथेनॉल बेचा जा रहा है, यानी पेट्रोल केवल 15% और गन्ने के जूस से बनने वाले एथेनॉल को मिलाकर बेचा जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से आम जनता को पेट्रोल की जगह अब गन्ने के जूस से बनने वाला एथेनॉल दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल का तो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया भाजपा की सरकार ने, तो अब किसान भी मैदान में कूदे। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार E20, E40, E60, E85 नाम का फ्यूल चला रही है, यानी पेट्रोल डीजल हमको देने की जगह, आम जनता को देने की जगह वो अलग अलग तरीके से मिलावट बेच रही है, एथेनॉल मिलाकर बेच रही है, तो अब हम लोग भी दूध में मिलावट करेंगे। किसानों ने कहा कि वो दूध व्यापारी हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि अब हम दूध के अंदर अलग अलग तरीके की वैरायटी लॉन्च करेंगे, जिसमें M20 होगा, M50 होगा, M100 होगा, यानी पानी मिलाएंगे, 20% पानी मिलाएंगे, 50% पानी मिलाएंगे और 100% भी पानी मिलाएंगे। यानी बीजेपी सरकार को ऐसे ही सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है, जब देश के अंदर पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा, 85% यानी 85% तक पेट्रोल देश के अंदर निकाल लिया गया है, उसकी जगह एथेनॉल जोड़ दिया गया है दोस्तों, और दाम अभी भी 82 रुपए चल रहा है, यानी केवल 10 रुपए का राहत दिया गया है, जो बमुश्किल दोस्तों 60-52 इस तरीके से मिलना चाहिए था। यानी अगर 40-50 रुपए का डिस्काउंट मिले तो आदमी लेने में सोचे भी कि फायदा हो रहा है फ्यूल लेकर, लेकिन फायदा केवल 10 रुपए का हो रहा है और उस चक्कर में गाड़ी की भी हालत खराब हो रही है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, और नितिन गडकरी के बेटे की एथेनॉल की फैक्ट्री है, इसीलिए वो इस तरीके के फ्यूल को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा दावा चलता है, और ये बात कहीं ना कहीं अब वास्तविकता भी नजर आती है दोस्तों। इसी के साथ में पहले ममता बनर्जी की पार्टी फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के साथ ही एनडीए की ताकत बढ़ गई है। चर्चा इस बात को लेकर जोर शोर से है कि मानसून सत्र में एनडीए का नंबर 2 तिहाई के करीब पहुंच गया है, जो महिला आरक्षण और परिसमन वाला बिल सरकार ला सकती है। इस चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने के नाम पर 2 तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके पीछे का असली मकसद आरक्षण समाप्त करना है। मकसद महिला आरक्षण लागू करना नहीं है, बल्कि जो आरक्षण देश की आम जनता को मिल रहा है उसको समाप्त करने का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। जयराम रमेश कहते हैं कि विपक्ष के दलों में तोड़ फोड़ करके भाजपा वाले 2 तिहाई का बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए इसलिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि ये लोग संविधान में व्यापक संशोधन करना चाहते हैं और फिर आरक्षण को खत्म करेंगे। तत्काल लक्ष्य परिसीमन हो सकता है, लेकिन असली लक्ष्य इन लोगों का आरक्षण को समाप्त करना है। 2024 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम सामने आए हैं उसे इस आशंका को और ज्यादा बल मिलता है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी सरकार आखिरकार 2 तिहाई बहुमत जुटाने के लिए इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों नजर आ रही है? ये सवाल तो एकदम जेन्युइन सवाल है और इस पर जोर शोर से सवाल पूछा जाना चाहिए। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जमीन के सौदे में मची है लूट। कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा दोस्तों। कांग्रेस ने बीजेपी से 5 बड़े सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल पूछते हैं कि क्या मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनके परिवार ने जमकर जमीनें खरीदी? दूसरा ये कि क्या ये सच है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा वहां पर है जहां पर विकास परियोजनाएं बाद में आई है? और क्या सरकार उन सभी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी, यानी कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट आया और कब इन्होंने जमीन खरीदा? क्या उसकी पूरी टाइमलाइन मुख्यमंत्री के कार्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा? और चौथा ये कि अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ तो क्या बीजेपी स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मंजूरी देगी? क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री के द्वारा उनके परिवार के द्वारा खरीदी गई जमीन और आए गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट यानी अचानक से दाम बढ़ने की जो स्थिति बनी, क्या इसको लेकर जांच करवाया जाएगा? और क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार द्वारा 2023 के बाद खरीदी गई जमीन को लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगे, यानी आम जनता को बताएंगे कि कहां पर कितनी जमीन किस तरीके से खरीदी गई और पार्लियामेंट में आकर ये बात बताएंगे? अगर श्वेत पत्र में गलत जानकारी दी गई तो भाजपा के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर इनको लेकर आना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में हनुमान बेनीवाल क्या भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर खेल बिगाड़ने वाले हैं दोस्तों? यूपी के चुनाव में बेनीवाल की एंट्री काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि हनुमान बेनीवाल एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट समाज के मतदाता ये तय करते हैं कि कौन चुनाव देगा, कौन चुनाव हारेगा। और उन्होंने खुले तौर पर डंके की चोट पर ऐलान किया है कि आने वाले दिनों के अंदर 80 सीटों पर हम तय करेंगे, यानी जाट समाज के लोग तय करेंगे कौन देगा कौन हारेगा। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका बेनीवाल अपनी पार्टी की बता रहे हैं दोस्तों। उनका दावा है कि इस बार वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर मजा चखाएंगे दोस्तों, क्योंकि बेनीवाल
केजरीवाल की पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन है, तो उम्मीद यह है कि कांग्रेस सपा गठबंधन में जाट समाज की एक बड़ी पार्टी यानी आरएलपी पार्टी का भी ज्वाइनिंग हो सकता है, यानी जुड़ सकते हैं साथ में दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी को इनको साथ में लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़वाना चाहिए, क्योंकि जाट समाज के लोग एक विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पुरानी पार्टी आरएलडी पार्टी है वो आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कदम ताल कर रही है दोस्तों, ताता थैया कर रही है। तो फिर समाज को एक नई पार्टी चाहिए जो समाज के असली मुद्दे उठाए। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जाट समाज आरएलपी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देखेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इसे लेकर आगे दिशा तय करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मोहन यादव पर उठे सवाल को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि बीजेपी के लोग मोहन यादव को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और मोहन यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने की साजिश चल रही है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से चौंकाने वाला स्टैंड लिया दोस्तों, और उन्होंने जब ये दावा किया कि वो मोहन यादव के साथ में खड़े हैं, तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव इसके लिए कुछ नहीं बोलते और चुप्पी साध कर रहते हैं, लेकिन बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी जता रहे हैं अखिलेश यादव। सपा का समाजवाद असल में यादव समाजवाद है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय